ये 80 के दशक के शुरुआती दिनों की बात है। तेलुगु फिल्मों के जाने माने अभिनेता नंदमूरी तारक रामाराव यानी एनटी रामाराव एनटीआर नेल्लोर के दौरे पर थे। नेल्लोर आंध्र प्रदेश का छोटा शहर है और उस दौर में छोटे शहरों में अच्छे होटलों की कमी हुआ करती थी। लिहाजा रामाराव सरकारी सर्किट हाउस चले गए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहां भी सारे कमरे बुक हैं। केवल एक कमरा खाली है, लेकिन सर्किट हाउस के केयरटेकर ने उन्हें बताया कि खाली कमरा भी दरअसल खाली नहीं है, राज्य सरकार के एक मंत्री के नाम पर उसे बुक कराकर रखा गया है। लेकिन एनटी रामाराव के कद और उनके स्टारडम को देखते हुए केयरटेकर ने डरते डरते मंत्री जी के आने से पहले कुछ घंटों के लिए उन्हें इस कमरे के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। कमरे में जाने के बाद रामाराव बाथरूम में नहाने चले गए। अभी वो नहा ही रहे थे कि तब तक मंत्री जी धमक पड़े। जब मंत्री जी ने अपने कमरे में किसी दूसरे व्यक्ति को देखा तो सर्किट हाउस के केयरटेकर पर बरस पड़े, उसे खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद एनटी रामाराव को सर्किट हाउस का कमरा खाली करना पड़ा। इस घटना ने रामाराव को अंदर तक झकझोर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद एनटी रामाराव चेन्नई पहुंचे। अपने मित्र नागी रेड्डी को आप बीती सुनाई। उनकी कहानी सुनकर नागी रेड्डी ने उनसे कहा, भले ही तुम कितनी भी दौलत और शोहरत हासिल कर लो, लेकिन असली पावर तो नेताओं के पास ही होती है। ये बात सुनने के बाद रामाराव ने फैसला कर लिया कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, यानी कि नेता बनेंगे। ये 1982 का साल था। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। टी अंजैया आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। एक दिन राजीव गांधी अपनी पार्टी के कामकाज के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचे। उन्हें देखने के लिए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। हवाई अड्डे पर राजीव गांधी को रिसीव करने मुख्यमंत्री टी अंजैया भी पहुंचे। हवाई अड्डे के अंदर अप्रत्याशित रूप से बड़ी भीड़ देखकर राजीव गांधी खफा हो गए। इस अव्यवस्था के लिए सरेआम सबके सामने टी अंजैया को खूब खरी खोटी सुनाई। राजीव ने टी अंजैया को इतनी बुरी तरह डांटा कि अगले दिन आंध्र प्रदेश के अखबारों में ये पहले पन्ने की सुर्खियां बन गया। अब यहीं एनटी रामाराव को सुनहरा मौका दिख गया। 29 मार्च 1982 को हैदराबाद में उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। नाम रखा तेलुगु देशम। रामाराव ने राजीव गांधी द्वारा टी अंजैया के अपमान को आंध्र प्रदेश के लोगों का अपमान बताया और लोगों से कांग्रेस को सबक सिखाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा, मैं लगभग 60 साल का हो चुका हूं, 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुका हूं और अब लोगों की सेवा करना चाहता हूं। 9 महीने बाद हुए आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रामाराव की अपील की व्यापक असर देखा गया। उनकी पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया। पार्टी खड़ी करने के महज 9 महीनों के अंदर 2/3 बहुमत से सरकार बना लेने की घटना को तब देश के राजनीतिक मिजाज में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया। दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक के अखबारों में संपादकीय लिखे जाने लगे कि आंध्र प्रदेश की जनता का राजनीतिक मिजाज भी अब तमिलनाडु की तरह फिल्म स्टार्स के ग्लैमर से प्रभावित होने लगा है। इसके बाद एनटी रामाराव ने सरकार के माध्यम से अपनी लोकप्रियता को और पुख्ता कराने की ओर कदम बढ़ाए। गरीबों को 2 रुपए किलो चावल, छात्रावासों में नाम मात्र की फीस का कमरा, सरकारी बसों में स्टूडेंट्स के लिए विशेष पास जैसे कदम वे उठाने लगे। लेकिन एनटी रामाराव में ऐसा क्या था कि उन्होंने समूचे आंध्र की जनता को इस कदर सम्मोहित कर रखा था कि उनकी लोकप्रियता के आगे कोई टिकता ही नहीं था। चलिए बताते हैं। एनटी रामाराव का जन्म 28 मई 1923 को कृष्णा जिले के निम्माकुरु गांव में हुआ था, लेकिन गांव में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण वो विजयवाड़ा में अपने मामा घर चले गए। वहीं से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मद्रास सिविल सेवा की परीक्षा पास की। कुछ दिनों तक सब रजिस्ट्रार के रूप में काम भी किया, लेकिन उनका मन मिजाज नौकरी चाकरी करने वाला नहीं था। लिहाजा नौकरी छोड़कर फिल्मों में काम करने लगे। 1949 से उनकी पहली फिल्म मना देसम रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। इसके कुछ ही दिनों के बाद वो अंग्रेजी नाटक पिजारो पर आधारित एक फिल्म पल्ले तुरी पिल्ला में लीड एक्टर के तौर पर सामने आए। ये फिल्म तेलुगु भाषियों के बीच सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद तेलुगु फिल्मों में एनटी रामाराव का सितारा चल निकला। उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के बीच उसी प्रकार की लोकप्रियता हासिल की जिस प्रकार की लोकप्रियता तमिल फिल्मों के माध्यम से एमजी रामचंद्रन ने हासिल की। रामाराव ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में की और राम, कृष्ण, भीम आदि के किरदार खूब निभाए। इन किरदारों ने उनको जनता के दिमाग में और चढ़ा दिया। अब बात करते हैं उस किस्से की जब रामाराव की सरकार बर्खास्त कर दी गई। ये 1984 का साल
और अगस्त का महीना था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव अपनी बाईपास सर्जरी कराने अमेरिका चले गए, लेकिन उनके अमेरिका जाते ही हैदराबाद में उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। 14 अगस्त 1984 को व्हील चेयर पर बैठकर रामाराव अमेरिका से वापस हैदराबाद पहुंचे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर निभाई जाने वाली औपचारिकताएं निभाई। लेकिन उसी दिन राजभवन में एक दूसरा खेल चल रहा था। राज्यपाल ठाकुर रामलाल राजभवन में तेलुगु देशम के बागी नेता एन भास्कर राव से मिल रहे थे। भास्कर राव राज्यपाल से मिलकर उन्हें समझा रहे थे कि उनके पास तेलुगु देशम के 99 विधायकों का समर्थन हासिल है। यदि उन्हें कांग्रेस के 57 विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो 294 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा यानी 148 का नंबर आसानी से पूरा हो जाएगा। ये सब सुनकर ठाकुर रामलाल ने बिना भास्कर राव के दावे की जांच परख किए और बिना एनटी रामाराव को फ्लोर टेस्ट का मौका दिए सीधे राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश दिल्ली भेज दी। अगले दिन यानी 16 अगस्त को रामाराव की सरकार बर्खास्त कर दी गई। आनंद फानंद में एन भास्कर राव को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई। साथ ही बहुमत साबित करने के लिए 1 महीने का समय दे दिया गया। इसके बाद आंध्र समेत पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया। 16 अगस्त को आंध्र प्रदेश में भड़की हिंसा में 26 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। उधर दिल्ली में समूचा विपक्ष एनटी रामाराव के समर्थन में खड़ा हो गया। जनता पार्टी, लोक दल, भाजपा, कांग्रेस, वामपंथी दल सब के सब रामलाल और उसके पीछे खड़ी कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतर गए। आनंद फानंद में एनटी रामाराव अपने समर्थकों विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति भवन में परेड के लिए। बताते चले कि तब रामाराव के समर्थन में राष्ट्रपति भवन में परेड करने वाले विधायकों में आज के उपराष्ट्रपति और तब भाजपा विधायक रहे एम वेंकैया नायडू भी शामिल थे। उस परेड में आंध्र प्रदेश के 161 विधायक शामिल हुए, जो बहुमत के आंकड़े से 13 ज्यादा थे। यह घटनाक्रम इतना तूल पकड़ लेगा किसी को अंदाजा नहीं था। विदेशी मीडिया में दिन रात इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया। भारत में उस समय सैटेलाइट चैनलों का दौर नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। राज्यपाल ठाकुर रामलाल और केंद्र के इस निर्णय के विरोध में कई बड़े अखबारों ने पहले पन्ने पर संपादकीय छापना शुरू कर दिया। ब्रिटेन का अखबार इकोनॉमिस्ट तो एक कदम और आगे निकल गया। उसने इंदिरा गांधी का एक कार्टून छाप दिया जिसमें इंदिरा गांधी को हिंदू देवी काली के रूप में दिखाया। इंदिरा गांधी को एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में मनी बैग लिए हुए दिखाया गया। उधर परेड के बाद देश के तमाम विपक्षी नेता संसद से लेकर हैदराबाद तक जम गए। संसद में कई दिनों तक भारी हंगामा चलता रहा। अंततः इंदिरा गांधी को बयान देना पड़ा। इस मामले में केंद्र की कोई संलिप्तता नहीं है और सब निर्णय राज्यपाल के स्तर पर हुए हैं। लेकिन इंदिरा की सफाई के बावजूद ये सवाल उतना लाजमी था कि आखिर राज्यपाल की सिफारिश पर अंतिम मुहर तो केंद्र ने ही लगाई थी। ऐसे में केंद्र खुद को कैसे अनभिज्ञ बता सकता है। उधर हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन और तोड़फोड़ का सिलसिला जारी था। इस घटना को एक पखवाड़ा बीतते बीतते राज्यपाल ठाकुर रामलाल को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद विवाद रहित और साफ छवि के नेता माने जाने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राज्यपाल बनाकर वहां भेजा गया। लेकिन यह मामला उतने से भी शांत नहीं होना था। मामला तब शांत हुआ जब बहुमत साबित करने की कोई संभावना न देखकर रामलाल के अपॉइंट किए मुख्यमंत्री एन भास्कर राव ने इस्तीफा दिया और तब जाकर 16 सितंबर 1984 को एनटी रामाराव ने फिर आंध्र प्रदेश की सत्ता संभाली और अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में पूरे देश में जबरदस्त सहानुभूति लहर चली। लेकिन ये रामाराव की लोकप्रियता का ही असर था कि आंध्र प्रदेश इस सहानुभूति लहर से अछूता रहा और वहां के 42 में से 30 सीटें तेलुगु देशम ने ही जीती। 1988-89 में जब बोफोर्स घोटाले के मुद्दे पर विपक्षी दल एकजुट होने लगे, तब एनटी रामाराव पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाते नजर आए। उन्हें राष्ट्रीय मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने लेफ्ट से लेकर राइट तक यानी वाम दलों से लेकर भाजपा तक को राष्ट्रीय मोर्चा से जोड़कर रखने और इस विरोधाभासी गठबंधन को तब तक जब तक संभव हो सके चलाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये रामाराव की पहल का ही असर था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सभी विपक्षी दल एक स्ट्रेटेजिक अलायंस पर सहमत हो गए और लोकसभा चुनाव में गठबंधन को जीत मिली और तब जाकर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर अपने पूरे जीवन काल में एनटी रामाराव ही राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष रहे। अब किस्सा दूसरी शादी और दामाद के धोखे का। एनटी रामाराव की पहली शादी 40 के दशक में उनके मामा की बेटी से हुई थी। पहली शादी से उनके 12 बच्चे हुए, लेकिन 80 के दशक में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। 1993 में रामाराव ने 70 साल की उम्र में एक 33 वर्षीय तेलुगु लेखिका लक्ष्मी शिव पार्वती से शादी कर ली। हालांकि उनकी इस शादी के विरोध में उनका पूरा परिवार खड़ा था, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी।
1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में तेलुगु देशम को बड़ी कामयाबी मिली। तेलुगु देशम को 216 सीटें जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को केवल 26 सीटें मिली। एनटी रामाराव एक बार फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने दामाद एन चंद्रबाबू नायडू को भी मंत्री बनाया। चंद्रबाबू नायडू को वित्त मंत्री बनाया गया। उनकी हैसियत सरकार में नंबर 2 की हुआ करती थी, लेकिन सत्ता में असली धमक रामाराव की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती की महसूस की जा रही थी। परिवार से लेकर सत्ता तक लक्ष्मी पार्वती की धमक को रामाराव का परिवार और उनकी पार्टी के अधिकांश विधायक सहन करने की स्थिति में नहीं थे। नतीजतन सत्ता संभालने के 9 महीने के भीतर ही यानी अगस्त 1995 आते आते उनकी पार्टी में विद्रोह हो गया और इस विद्रोह का बिगुल किसी और ने नहीं बल्कि रामाराव के दामाद और राज्य के वित्त मंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ही बजाया था। इस विद्रोह में नायडू के साथ 150 से ज्यादा विधायक खड़े थे। दिलचस्प बात यह है कि खुद रामाराव के बेटे ने भी चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया था। अब इतने बड़े विद्रोह के बाद रामाराव के पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। उनके इस्तीफे के साथ ही तेलुगु देशम रामाराव गुट और नायडू गुट में विभाजित हो गया। नायडू गुट के चंद्रबाबू नायडू नए मुख्यमंत्री बने। रामाराव ने उन्हें धोखेबाज, दगाबाज और इस तरह की आलोचना के लिए डिक्शनरी के मौजूद लगभग सारे शब्द कहे। वे अपनी पार्टी को फिर से संगठित करने की तैयारी करने लगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सत्ता छोड़ने के 5 महीने के भीतर ही 18 जनवरी 1996 को तड़के हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया और इसके बाद तेलुगु देशम की राजनीति की विरासत के अकेले दावेदार बनकर चंद्रबाबू नायडू उभरे। वो आज भी आंध्र प्रदेश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और अब तक मुख्यमंत्री पद पर 14 बरस बिता भी चुके हैं। आपके लिए किससे लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।